जैसा कि वीडियो के पहले पार्ट में हमने आप लोगों को खेत की तैयारी के लिए मिट्टी कैसी होनी चाहिए, तापमान क्या होना चाहिए और किस तरीके से बुआई करेंगे, इसकी जानकारी हमने दिया था। तो वीडियो के अगले पार्ट में हम आप लोगों को आगे की जानकारी देते हैं। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा अपने हिसाब से दिमाग लगाकर कि हमें कैसा क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, उसके हिसाब से आप यहाँ पर दूरी का सिलेक्शन कर सकते हैं। कोई एक पक्की दूरी नहीं है कि हम ये बता दें कि लाइन से लाइन इतनी फिट रखनी है, पौधे से पौधा इतना फिट रखना, आप वही दूरी रखिए और आपके खेत में भी उसी तरीके से बीन्स का प्रोडक्शन आएगा। तो इस तरीके से हमें इन सब बातों का ध्यान रख के यहाँ पर बुआई करनी है। और अब हम बेसल डोज में जो भी हमें खाद देनी है, या तो हम लास्ट जुताई के समय खाद देकर बेड बनाकर फिर इसकी बुआई कर सकते हैं, या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि जब हम बेड बना रहे हैं तो बेड के पास में हम उसको खाद को बिखेर कर फिर हम वहाँ पर बेड बना दें और फिर हम इसकी बुआई करें। बुआई के समय में यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि यदि हम अक्टूबर महीने के शुरुआत में इसकी बुआई करते हैं, क्योंकि जो ये उत्तरी भारत के लिए उपयुक्त समय है, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा कि नवंबर लास्ट तक, क्योंकि जो बीन्स होती है, जो हमारा ये पोल टाइप का बीन्स है, यहाँ से 60 दिन से इसकी हार्वेस्टिंग शुरू हो जाती है, और जो बुश टाइप की बीन्स है उससे 45 दिन के आसपास से हार्वेस्टिंग शुरू हो जाती है। तो अगर हम यहाँ पर अक्टूबर महीने के शुरुआत में इसका बुआई कर देते हैं तो हमें अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर आगे मिलने की उम्मीद रहेगी। तो इस समय हमें क्या करना है, खेत में इतनी प्रॉपर नमी होनी चाहिए कि सीड का जमाव अच्छा हो जाए और आगे चलकर करीब 20 से 25 दिन के आसपास तक हमें इसकी सिंचाई की ज़रूरत ना हो। यदि हम यहाँ पर मल्चिंग लगाकर इसकी बुआई करेंगे, खेत में पर्याप्त नमी है, तो आगे चलकर 1 महीने से ऊपर 30-35 दिन तक भी हो सकता है हमें सीड इसकी सिंचाई ना करनी पड़े, क्योंकि वो नमी को रोक कर रखेगी। तो मल्चिंग का यहाँ पर हमें आगे फ़ायदा होने वाला है। तो मल्चिंग लगाना काफ़ी यहाँ पर ज़रूरी हो जाता है। तो आप मल्चिंग ड्रिप है या नहीं है, आप मल्चिंग तब भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। हमें इसकी खेत की नमी को ऐसे देखना है, यदि हम खेत की मिट्टी को उठाकर एक लड्डू बनाते हैं और ऊपर से गिराते हैं, लड्डू पूरा फूट जाता है तो समझिए नमी इसमें कम है, और यदि लड्डू फूटता नहीं तो नमी एकदम भरपूर है। मतलब कि रोटावेटर से जुताई हो जाए, मिट्टी एकदम भुर्रा हो जाए, लेकिन आप एकदम गहरा उसमें रंग रहे तो वो अच्छी मिट्टी होगी, मतलब पूरी अच्छे से नमी है। तो बीन्स की बुआई के लिए यहाँ पर नमी को इसलिए ध्यान में रखना है, क्योंकि यदि नमी कम होगी, इसका सीड का जमाव नहीं होगा, तो आप बुआई के बाद यदि इसकी सिंचाई कर देते हैं, जैसा कि हमारे साथ ऐसा हुआ भी है, बुआई के बाद यदि आप सिंचाई करते हैं या सिंचाई करके इसकी बुआई करते हैं, तो इसके सीड के मरने के बहुत अधिक चांस रहते हैं। इसका सीड जो है काफ़ी नाजुक होता है, और यही कारण है कि बरसात में हम इसकी खेती नहीं कर सकते। यदि आपने इसकी बुआई किया है, बुआई के बाद आपका 2-3 बार बरसात हो गया या एक कोई हैवी बरसात हो गया, तो काफ़ी अधिक यहाँ पर नुकसान की संभावनाएं रहती हैं। बुआई से पहले हमें सीड का उपचार करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें जड़ गलन की बहुत अधिक समस्या आती है। जैसे कि इसमें निमेटोड की समस्या आती है, उसी तरीके से जड़ में जो इसकी समस्या आने वाली दूसरी जो प्रॉब्लम होती है, ये जड़ गलन की होती है। हमारे खेत में कुछ दूरी पर ऐसा समस्या आई जिससे काफ़ी गैप भी हुआ है, वहाँ की हम आपको इसमें कुछ झलकियाँ दिखाएंगे। इसमें जड़ों में क्या समस्या थी, जड़ों के आसपास इसमें रूट रॉट की समस्या, जिसे जड़ गलन कहते हैं, काले धब्बे बन जाते हैं और वहाँ से ये सूखने लगता है, तो इसकी समस्या आती है। तो हमें यहाँ पर इसमें बावेस्टिन का प्रयोग करना है, या फिर और कोई फंगिसाइड से हम इसका जड़ोपचार कर सकते हैं। तो इसमें हम सीड का उपचार कर सकते हैं। तो इसके बाद हमें इसकी बुआई करनी है। बुआई के बाद जो अगली प्रक्रिया हमें ध्यान में रखनी है, क्योंकि इसके जो पौधे होते हैं इतने कोमल होते हैं और इतने स्वादिष्ट होते हैं कि कीड़े बहुत ही तेज़ी से और बड़े चाव से इसको खाते हैं। जैसे इसके जो सीड से ऊपर जो शुरुआत की 2 पत्तियां निकलती हैं, इसको खाने के लिए तुरंत कीड़े आ जाते हैं और इसको जड़ों के नीचे से इसको काट देते हैं। और जब इस तरीके से वो कट कर देंगे, या जो इसकी मेन जो 2 शुरुआती पत्तियां निकलती हैं, उसके बाद वाला जो उसका गोफा निकलता है, तो उसको काट देते हैं, तो वहाँ से पौधे का ग्रोथ बिल्कुल रुक जाता है। तो हमें यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि इसमें जो हमारा जो है एक पाउडर फॉर्म में दवा आती है, जैसा कि नागिन नाम से आता है, महाकाल नाम से आता है, इसमें क्या होता है, क्लोरोपाइरिफॉस मिला हुआ होता है। तो इसमें हमें क्या करना है, इसकी जो एक मात्रा है करीब 1/4 पार्ट को हमें 3/4 पार्ट राखी में मिला देना है, और किसी ऐसे बारीक कपड़े से जिससे होकर कि ये राख छन सके, इसे हमें क्या करना है, जब सुबह का समय रहे, शीत पड़ी रहे, हल्के से इसके ऊपर गिरा देना है। तो इसमें क्या होगा कि राख भी ऊपर गिर जाएगी और उसमें से हल्का कीटनाशक भी मिला रहेगा, तो उसके आसपास कीड़े नहीं आएंगे और इसको पत्तियों को खाएंगे भी नहीं। तो इस तरीके से हमारा पौधा जब शुरुआत में थोड़ा सा ग्रोथ कर जाएगा तो फिर उसमें इसकी समस्या नहीं रहेगी। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें जो है कुछ सीड हमने अभी 10 दिन पहले बुआई किया था, तो ये बुश टाइप का बीन्स है
और इसमें देख सकते हैं इसकी जो शुरुआत की 2 पत्तियाँ ये निकली हुई थी, इसके बाद अब इसकी जो ट्रू लीफ से निकल रही, मतलब कि जो वास्तविक इसकी 2 पत्तियाँ हैं, या तो कीड़े इसके नीचे से कट कर देते हैं या शुरुआत में इसमें मेन स्टेम के नीचे से ही कट कर देते हैं। तो क्योंकि अभी फरवरी का समय है, इस समय इस तरीके की किसी भी कीट पतंगों का अटैक नहीं है, तो पौधा ऐसे ही सुरक्षित है। लेकिन जब अक्टूबर में आप इसकी बुआई करेंगे तो यहाँ पर आपको राखी में मिलाकर कोई भी कीटनाशक महाकाल या नागिन या ऐसे भी कोई जो आता है उसको डालना है, या फिर आप हल्के डोज में करीब 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से आप साइपरमेथ्रिन का यहाँ पर क्लोरोसाइपर का आप यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। तो इसके साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं जब पौधा बड़ा होता है और इसमें नमी की मात्रा अधिक होती है और या भारी सिंचाई कर देते हैं या फिर इसमें बरसात हो जाती है, तो जिसकी वजह से इसमें जड़ गलन की समस्या आती है। और आप ये पौधा देख सकते हैं, इसके पास के चारों तरफ के जो छिलके हैं ये सड़ चुके हैं, और जब छिलके सड़ जाएंगे तो ऊपर कोई भी न्यूट्रिएंट्स नहीं जा पाएगा, और यही कारण होता है इसमें। इसे कॉलर रॉट भी कहते हैं, रूट रॉट भी कहते हैं, और इसे जड़ गलन की भी समस्या कहते हैं। तो बीन्स में ये काफ़ी अधिक ये कॉमन समस्या है। यदि इसमें पानी की अधिकता हुई तो इस तरीके से पौधे सूख जाते हैं। आगे भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ पौधे यहाँ पर भी इसके सूख गए हैं, तो ये काफ़ी गैप हो गया है। तो गैप जो हुआ था उसमें हमने यहाँ पर मटर का पौधा लगा दिया इसको गैप फिल करने के लिए। तो मेन आपको जो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है, आपको रूट रॉट से बचने के लिए पहले से ही आपको इसको उपचारित करना है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर ये है, आप मिट्टी में ही पहले से ट्राइकोडर्मा भी मिला सकते हैं, तो आपका ये रूट रॉट वाली समस्या नहीं आएगी। और अगली और अब स्प्रे के माध्यम से आप जैसे ही पौधे आपके 10-15 दिन के होते हैं, 5-6 पत्तियाँ निकल आती हैं, आप कोई अच्छा से सिस्टेमिक फंगिसाइड्स का स्प्रे करते हैं, तो वहाँ से भी आपका पौधे में कुछ बचाव होगा। यदि बरसात होती है या फिर और पानी की अधिकता होती है तो जड़ गलन की जो समस्या आएगी वो कुछ कम रहेगी। और आगे अब बात करते हैं, जब पौधे थोड़े से बड़े होने लगते हैं तो इसमें फिर हमें क्या करना है कि जैसे यदि हमारा बुश टाइप का बीन्स है तो उसमें हमें इस कोई झालर वाली और पोल लगाने की ऐसी कोई इसमें ज़रूरत नहीं रहेगी। हमने पहले ही बेसल डोज में खाद दे दिया है। अब आगे क्या करना है, इसमें हमें स्प्रे करना है। स्प्रे किस चीज़ का करना है, इसमें जो मोज़ेक वायरस होता है इसके रोग आते हैं। मोज़ेक वायरस के साथ इसमें पत्तियों को काटने वाले रोग आते हैं, लीफ माइनर आता है, इसमें कुछ ब्लाइट्स आते हैं, फ्यूजेरियम बिल्ट की समस्या भी आती है जो कि जड़ गलन के ही तरीके से होती है। तो ये तो मिट्टी से संबंधित है। बाकी इसमें जो लेट ब्लाइट आती है जैसा कि आलू में, टमाटर में, इन सब में होता है, और अर्ली ब्लाइट, ये दोनों की समस्या आती है। तो इसके लिए आप बाबास्टिन और मैनकोजेब का जो कॉम्बिनेशन आता है आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। साफ के नाम से आता है या फिर किसी दूसरी कंपनी के नाम से आता है, तो इसमें हम फंगिसाइड की बात कर रहे हैं, इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ आप रेडोमिल गोल्ड का प्रयोग कर सकते हैं जिसमें मेटल एक्सिल 4% और मैनकोजेब होता है। इसी के साथ आप इसमें जो थोड़ी और तगड़ी है, ये टाटा का जो है मास्टर नाम से आता है जिसमें मेटल एक्सिल 8% होता है। इसके साथ आप इसके अलावा कोई दूसरी में बात करें तो आप यहाँ पर एमिस्टार टॉप का भी प्रयोग कर सकते हैं और नेटिवो का प्रयोग कर सकते हैं। तो काफ़ी अधिक फंगिसाइड्स सिस्टेमिक में है। आप हेक्साकोनाजोल का प्रयोग कर सकते हैं, और यहाँ पर प्रोपिकोनाजोल का प्रयोग सब्जियों में बहुत ही संभल कर करना होता है, क्योंकि इसकी वजह से जो नाजुक सब्जियाँ होती है इसकी पत्तियों में ऐंठन की समस्या आती है। तो आपको बहुत हल्का डोज रखना। प्रोपिकोनाजोल का आप 8 ml से ज़्यादा डोज ना रखें, उसका प्रयोग ना ही करें तो ज़्यादा सही है। आप किसी और फंगिसाइड्स का स्प्रे करें, क्योंकि ये जो फसल है बीन्स की काफ़ी नाजुक होती है। इसी तरीके से जो पपीते की फसल होती है ये भी काफ़ी नाजुक होती है, और यहाँ पर हमने जो इसका प्रयोग किया उसका रिजल्ट देखा। तो प्रोपिकोनाजोल का प्रयोग आप यहाँ पर ना करें। तो फंगिसाइड्स में अभी और आगे ही बात करते हैं फसल की बढ़वार के साथ हमें कैसे कैसे क्या करना। आप 10-15 दिन के आसपास, 20 दिन के आसपास ठंड के समय में आपको फंगिसाइड का एक स्प्रे लेना है, जिसमें यदि आप बेसिक फंगिसाइड जो कि मैनकोजेब और बाबास्टिन होते हैं आप इनका स्प्रे करते हैं तो आपके लिए सस्ता भी पड़ेगा और वो काफ़ी आपके लिए अच्छा भी रहेगा। यदि पौधों में निमेटोड नहीं आते हैं तो आपकी जो फसल है ये काफ़ी अच्छी चलेगी। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि ये जो पोल टाइप का बीन्स है इसमें 60 दिन के आसपास से हार्वेस्टिंग शुरू हो जाती है, और बुश टाइप का जो बीन्स है इसमें करीब जो है 45 दिन से हार्वेस्टिंग शुरू हो जाती है। तो हमें क्या करना है कि 15 दिन के गैप में, 20 दिन के गैप में हमें एक फंगिसाइड का स्प्रे करते रहना है। तो फसल टोटल जो हम अक्टूबर महीने में लगाते हैं ये मार्च महीने तक अच्छी चलती है, आगे अप्रैल महीने तक भी आप इसको ले सकते हैं। यदि आपके प्लांट में निमेटोड नहीं लगा है तो अक्टूबर महीने वाली फसल आपकी अप्रैल महीने तक चल सकती है। इसी तरीके से बुश टाइप की बीन्स है आप उसको भी अप्रैल महीने तक चला सकते हैं। फिर अप्रैल महीने में क्या दिक्कत आती है कि अप्रैल महीने के शुरुआत तक तापमान सही रहता है तो आपका उत्तर भारत में बीन्स में फलियां बनती हैं, लेकिन लास्ट तक जाते जाते इसमें फलियां बनना बंद हो जाती हैं।
फसल को आपको रखने से कोई मतलब नहीं है आगे, क्योंकि जब फलियां बनेंगी नहीं तो आपको ख़त्म कर देना होता है। तो इस तरीके से आप यदि शुरुआत में अक्टूबर के शुरुआत में फसल लगाते हैं तो आप उसको अप्रैल तक ले जाते हैं। यदि आप नवंबर के लास्ट में भी फसल लगाते हैं तो भी आप उसको अप्रैल तक ले जा सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर आपको बताते चलें, क्योंकि इससे पहले हमने आपको ये नहीं बताया कि आप कब कब तक लगा सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पर ये समझिए कि आपको जो फल मिलेंगे वो मार्च के लास्ट और अप्रैल के पहले वीक तक ही आपके पौधे में फल बनेंगे। और ये हम एग्जैक्ट बहुत नहीं कह सकते हैं, आपके क्षेत्र का तापमान कुछ कम ज़्यादा तो आप अप्रैल के थोड़ा और आगे तक, मतलब अप्रैल के मध्य तक या लास्ट तक भी कुछ फल ले सकते हैं। लेकिन यदि यहीं तक इसका फल मिल रहा है तो यदि हम इसकी खेती अक्टूबर और नवंबर महीने में करते हैं तो ही वो हमारे लिए सही है। वैसे लगाने के लिए तो आप फरवरी के फर्स्ट वीक में भी लगाते हैं तो आपको एक शिफ्ट की इसकी तुड़ाई मिल जाएगी। लेकिन आप बुश टाइप बीन्स ही तब लगाएं तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि पोल टाइप बीन्स में आप इतना सब कुछ झंझट करते हैं और एक ही बार आपका फल मिलता है तो वो आपके लिए सही नहीं। लेकिन यदि आपका क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर आप मई में जून में भी आपके यहाँ पर फलियाँ मिलती हैं तो आप फरवरी महीने में भी इसकी खेती कर सकते हैं, क्योंकि ऑफ सीजन में जो बीन्स का रेट होता है ये काफ़ी अधिक होता है। अभी इस समय हम रेट की बात करें तो हमारे यहाँ 40 रुपये से 50 रुपये के आसपास पर केजी का रेट है। लेकिन पिछले साल के रेट की बात करें इस समय में तो इसका रेट करीब 10 रुपये डाउन था। इस साल हर एक फसल का रेट अच्छा है। तो इसी तरीके से ऑफ सीजन में बीन्स की जो रेट होते हैं वो 100 रुपये केजी से भी ऊपर चले जाते हैं। तो यदि आपके क्षेत्र में इसके उपयुक्त मौसम है तो आप इसको फरवरी में भी खेती कर सकते हैं। लेकिन ये मुख्य रूप से उत्तर भारत के लिए रबी मौसम की खेती है और आप अक्टूबर और नवंबर में इसकी खेती करें तो ज़्यादा सही रहेगा। अब यहाँ पर हमारी बात हो गई, जो हमने फंगिसाइड का बात किया था, आप मार्च अप्रैल तक आपको 10-15 दिन के गैप पर कोई फंगिसाइड लेना है ताकि इसकी पत्तियाँ जो हैं स्वस्थ रहें, इसमें कोई लेट ब्लाइट अर्ली ब्लाइट ना आए और कोई डाउनी मिल्ड्यू जैसी समस्या ना आए। इसमें क्या होता है कि जो पत्तियाँ हैं ये सूख जाती हैं और यहाँ पत्तियाँ जब सूख जाएंगी, पौधों को पोषण नहीं मिलेगा तो धीरे धीरे आपका यहाँ से हार्वेस्टिंग बंद हो जाएगी। और अब इसमें बात करते हैं जो कीड़े लगते हैं। कीड़े क्या लगते हैं कि एक तो पत्तियों को खाने वाले कीड़े लगते हैं जो उसकी शुरुआत से लगना शुरू हो जाते हैं। उसमें क्या होता है कि इल्ली होती है, सुंडी होती है, वो पत्तियों को खाती है। दूसरा इसमें रस चूसक कीड़े लगते हैं, जैसे सफ़ेद मक्खी हो गया, माहू हो गया और थ्रिप्स हो गया और बाकी एफिड जैसिड, ये सब लगते हैं। मकड़ी का भी अटैक आता है लेकिन वो मार्च और अप्रैल महीने में आता है। तो मकड़ी के अटैक के लिए आपको क्या करना है, आप ओमाइड का प्रयोग कर सकते हैं या कोई भी और मिट्टीसाइड्स, मतलब जो मकड़ियों के लिए कीटनाशक होता है, आप उसका स्प्रे यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन उसकी ज़रूरत आपको मार्च और अप्रैल महीने में लगने वाली है, क्योंकि इस समय मकड़ियों का अटैक कम होता है या नहीं होता है। सफ़ेद मक्खी के लिए आप इमिडाक्लोरोपिड और थाइमेथाक्साम का प्रयोग कर सकते हैं। आप इसका रेगुलर 15-20 दिन पर आप स्प्रे कर देते हैं तो इससे कंट्रोल हो जाएगा। यदि अधिक संख्या में इन सब का अटैक होता है तो आपके खेत में येलो मोज़ेक वायरस भी आ सकता है। हम आपको पहले कुछ ऐसे प्लांट दिखाएंगे जो इस रोग से ग्रसित है, फिर आगे बात करते हैं। किसान भाइयों, यहाँ पर अभी उस तरीके से येलो मोज़ेक वायरस तो नहीं आया, लेकिन कुछ उस तरीके के लक्षण वाले हम आपको पत्तियों को दिखा देते हैं। जैसा कि आप इन पत्तियों पर देख सकते हैं, इसमें हरापन तो है लेकिन साथ में कहीं कहीं पर येलो टाइप से धब्बा भी है। तो इसमें पीछे देखेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये एक माहू है, जो ये काला है, काला सा कीड़ा है, ये माहू है, ये उड़ने वाला कीड़ा है। तो इस तरीके से पत्तियाँ छोटी हो जाती हैं, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं और कुछ कुछ यहाँ पर पीले पीले धब्बे बन जाते हैं और आगे की जो इसकी नई पत्तियाँ हैं उनका विकास रुक जाता है। तो इस तरीके से इसमें येलो मोज़ेक वायरस के लक्षण दिखाई देते हैं। तो इनका हमें क्या उपचार है कि हम इसमें इमिडाक्लोरोपिड कई फॉर्म में आता है। एक तो 17.5% वाला होता है, कोई 64% के आसपास आता है, जो बायर का एडमायर नाम से आता है। थाइमेथाक्साम टेक्निकल कई कंपनियों का आता है, सिजेंटा का आता है और भी कई कंपनियों का आता है, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और इसी के साथ कुछ और है जो एडवांस आते हैं कीटनाशक, जैसे कि पेगासस आता है सिजेंटा का, आप उसका स्प्रे करते हैं तो सफ़ेद मक्खी से भी अटैक से, मतलब रस चूसक कीड़े जितने होते हैं उनके अटैक से बचाव होगा, साथ में आपका मकड़ी से भी बचाव होगा। और इसी तरीके से बायर की भी कुछ ऐसी दवाएँ आती हैं तो आप उनका प्रयोग करते हैं तो आपको सफ़ेद मक्खी, रस चूसक कीड़े और मकड़ी, इन सब से अटैक से आपका सुरक्षा होगा। तो समय समय पर अपनी फसल के हिसाब से कौन से कीड़े लग रहे हैं, आपको इनसे बचाव के लिए अपने हिसाब से दवाओं का स्प्रे कर सकते हैं। सस्ती दवाओं का स्प्रे आप बराबर करते रहेंगे तो उससे भी बचाव होगा। महंगी दवाओं का स्प्रे आप तभी करें जब आपका ऐसा लगे कि अब यहाँ पर कंट्रोल नहीं हो सकता है, या बीच में 2 सस्ती दवा के बाद आप बीच में एक महंगी दवा का स्प्रे कर सकते हैं। तो इससे आपका बजट भी संतुलित रहेगा और पौधों का आपका जो है स्वास्थ्य भी संतुलित रहेगा। किसान भाइयों, बीन्स की खेती से संबंधित हमारे इस वीडियो सीरीज में, जिसमें हम आपको A to Z जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं, इसमें हमने आप लोगों को पूरी जानकारी देने का प्रयास किया है और इसी वजह से वीडियो काफ़ी लंबी हो जा रही है। तो यहाँ पर वीडियो को हम सेकंड पार्ट को ब्रेक करेंगे।
और आगे की जानकारी हम आपको वीडियो के थर्ड पार्ट में देंगे। वीडियो का थर्ड पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और साथ ही एंड स्क्रीन पर भी आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और एक नए वीडियो के साथ जल्द ही आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।